पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स ज्योग्राफी के अंदर आज का हमारा टॉपिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, शहरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। यानी किसी भी टाउन को जब हम नोटिफाई करते हैं या देखते हैं तो पाते हैं कि उसके अंदर कोई एक विशेष प्रकार की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है या उसके लिए वह फेमस हो चुका है। वैसे तो यह बहुत मुश्किल काम है शहरों को उनके फंक्शन के आधार पर डिफाइन करना, क्योंकि सभी शहरों के अंदर लगभग सभी प्रकार के कार्यों का निपटान होता है। सभी शहर और नगर मल्टी फंक्शनल हो गए हैं आजकल। फिर भी कुछ मोटा मोटा हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक तो इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ एक विद्वानों ने किस प्रकार से उनको नोटिफाई किया है उनको भी हम देखेंगे। तो पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स देखते हैं। इसमें पहला है प्रशासनिक नगर, यानी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्कर्स हैं वे रहते हैं, जो कि प्रशासन को संभालते हैं, या किसी भी देश की राजधानी मुख्य वहाँ का प्रशासनिक नगर होता है। भारत के अंदर नई दिल्ली है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद है, यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी है। तो यहाँ से पूरे देश का जो शासन कंट्रोल किया जाता है। वहीं पर सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय होते हैं, सभी राजनीतिक इकाइयों के विभाग वहीं पर होते हैं। तो ये होंगे हमारे प्रशासनिक नगर। उसके बाद हमारे आएंगे सुरक्षा नगर, प्रतिरक्षा नगर भी कहते हैं हमें। इनके अंदर फिर कई हम कर सकते हैं, चाहे किले या गढ़ों का कोई नगर है, या गैरिसन या छावनी के नगर हैं, नौसेना जहाँ पर अपना कार्य निपटा रही है, या कुछ सीमा सुरक्षा पर शहर, सीमा सुरक्षा के लिए नगर बनाए जाते हैं। तो ये आगे इनके वर्गीकरण हो जाएंगे। किले या गढ़ उत्तर भारत के अंदर आमतौर पर जो सुरक्षा के लिए नगर बनाए गए थे उनके पीछे गढ़ लगा होता है, जैसे अलीगढ़ है। लेकिन कई बार गढ़ नहीं लगा होता, जैसे राजस्थान के अंदर जोधपुर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नगर है, तो उसके पीछे गढ़ नहीं लगा है। उसके बाद गैरिसन नगर, छावनी नगर, कैंटोनमेंट जोन यहाँ पर होता है, सेना की टुकड़ियाँ यहाँ निवास करती है। अम्बाला कैंट इसके अंदर काफ़ी फेमस है। या इंदौर के पास एक नगर है महू, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने गैरिसन के लिए विख्यात है। महू की फुल फॉर्म होगी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, तो इसलिए इसको निकनेम महू दे दिया गया है। नौसेना नगर, यहाँ पर जैसे भारत के अंदर कोच्चि है या करावार है, ये नौसेना नगर है। यहाँ पर नौसेना यहीं से आके कंट्रोल करती है, किसी भी पतनों के ऊपर ये निवास करती रहती है और वहीं से कंट्रोल करती है, ताकि बाहरी ताकतों से देश बचा रहे। यूरोप के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पोर्ट ऑफ लंदन है या पोर्ट ऑफ लिवरपूल है। सामरिक नगर सीमा के ऊपर जो सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर है, या जम्मू कश्मीर के अंदर लेह है, या कुपवाड़ा है। तो ये सभी सामरिक नगर होते हैं, जो कि एक देश जब दूसरे देश के साथ सीमा लगाता है तो वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बसाए जाते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक नगर, इसके अंदर फिर हम दो टाइप लेते हैं, तो धार्मिक नगर है, दूसरा शिक्षा नगर। धार्मिक नगर एक तो धर्मगुरुओं के कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे तिब्बत के अंदर दलाई लामा है, या लहासा है, या वेटिकन सिटी पोप के कारण प्रसिद्ध हो गई है। दूसरा कुछ एक वहाँ पर कई ऐसे नगर हैं जो अपने धर्म के कारण विख्यात हो गए हैं, अमृतसर है, वाराणसी है, हरिद्वार है, या राजस्थान के अंदर भी सालासर आदि शहर हैं जो कि अपने धर्म के कारण विकसित हो गए हैं। शिक्षा के नगर जो, या ज्ञान के अंदर अनेक नगर हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है, हालांकि किले और गढ़ के अंदर भी है, लेकिन आजकल अलीगढ़ ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी के कारण फेमस है। इसी तरह राजस्थान के अंदर कोटा है, सीकर है, या कुछ एक और रोहतक है, पिलानी है। ये सब हम उदाहरण शिक्षा के नगरों के अंदर दे सकते हैं। उत्पादन पर आधारित नगर फिर से दो प्रकार हैं, एक तो खनन कार्य जहाँ पर ज़्यादा किए जाते हैं, और दूसरा औद्योगिक नगर जो कि अपने उद्योगों के कारण फेमस हो गए हैं। खनन नगर के अंदर धनबाद, खेतड़ी, कालगुडी ये सब लिख सकते हैं। औद्योगिक नगरों के अंदर हम विश्व से उदाहरण ले सकते हैं, जर्मनी का रूहर है, या यूएसए का पिट्सबर्ग है। ये सब औद्योगिक नगरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा विख्यात हैं। उसके बाद व्यापारिक नगर,
जो कि व्यापार के केंद्र होते हैं भारत के अंदर, आगरा है, इराक के अंदर बगदाद है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर है। यहाँ से यानी व्यापार का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होते हैं व्यापारिक नगर। परिवहन नगर के अंदर फिर से दो टाइप हैं, पतन और रेल मार्गों के अंदर। पतन जो कि समुद्री रास्ते से जो भी जहाज़ और सामान आया है उनको उतारने, वहाँ पे चढ़ाने की सभी सुविधाएं होती हैं। पतन नगर के अंदर फेमस पतन भारत के आप लिख सकते हैं, कांडला है या जवाहरलाल है, या मुंबई लिख सकते हैं, कोच्चि है, ये सब, या पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से भी आप लिख सकते हैं। रेल मार्गों के अंदर यहाँ पर कई प्रकार के रेल मार्ग आकर मिलते हैं, उसके बाद उनका विकास होते होते वहाँ पर एक पूरा नगर ही विकसित हो जाता है। भारत के अंदर मुगल सराय इसका एक बेहद अच्छा उदाहरण है। पर्यटन नगर जहाँ पर लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, खेल कूद के लिए जाते हैं। गर्मियों के अंदर आप देखते हैं उत्तर भारत के अंदर शिमला है या पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है, वहाँ पर स्पेशल लोग पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। कुछ एक नगर होते हैं जो कि नियोजित होते हैं, ये इनकी ऐतिहासिक जड़ें नहीं होती, इन्हें नवनियोजित विकास के तहत बनाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, या भारत के अंदर चंडीगढ़ भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये हम मोटे मोटे जो टाइप्स हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स के कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक विद्वानों ने इनके ऊपर क्या राय दी है वो हम देख लेते हैं। कुछ एक विद्वानों ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स को अपनी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर भी दर्शाया है कि हम किस तरह उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। यह अलग अलग टाइम स्केल पर अलग अलग विद्वानों ने ऐसा किया है। सबसे पहले हम कुछ एक अमेरिकी विद्वान देखते हैं। इसके अंदर एम ओरोसियो है, 1921 के अंदर इन्होंने जो अपना लेख प्रकाशित किया था उसके अंदर टाउन्स के क्लासिफिकेशन के अंदर 6 क्लास निर्धारित किए थे और उसके बाद उनके आगे 28 सब टाइप्स भी दिए थे। ये 6 क्लास थे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, कल्चरल, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म। इनके अनुसार नगरों के हम 6 प्रकार बता सकते हैं, जो कि प्रशासनिक हैं, सुरक्षा वाले हैं, सांस्कृतिक हैं, उत्पादन के आधार पर हैं, परिवहन नगर और पर्यटक नगर। तो इनकी भी हालांकि बाद के अंदर आलोचना हुई थी कि इतने थोड़े के अंदर हम इतने प्रकार के टाउन्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रयास डी हैरिस ने 1943 के अंदर किया था। उन्होंने कुछ और आगे बढ़ते हुए कुछ एक अन्य टाउन्स भी जोड़े, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेलिंग है, होलसेलिंग है, माइनिंग है, एजुकेशनल है, रिजोर्ट हैं। तो इन्होंने लगभग 9 प्रकार के टाउन्स क्लासीफाई किए थे। उसके बाद हार्वर्ड नेल्सन ने 1955 के अंदर कुछ एक और टाउन्स बताए हैं। उनके अंदर कॉमर्स, फाइनेंस, पर्सनल सर्विस, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, ये सब अलग अलग समय पर हुए हैं। इन सभी का जो क्रिटिसिज्म है वो एक ही आधार पर किया जा सकता है कि ये आज के समय के अंदर प्रासंगिक नहीं है। जैसे हो सकता है कि कोई नगर किसी समय होलसेलिंग के कार्य के अंदर बहुत अच्छा हो और वहाँ पर उसके लिए ही यह विख्यात हो, लेकिन आज चूँकि होलसेलिंग सभी शहर करने लग गए हैं तो आज इन मानकों की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। तो ये सब टाइम के स्केल के अंदर निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसी तरह के प्रयास भारत के अंदर भी किए गए हैं। अमृतलाल ने 1959 के अंदर लोकेशन कोसेंट के आधार पर, यानी उस नगर की जगह को मद्देनज़र रखते हुए नगरों के प्रकारों का वर्णन किया है। उसके बाद काजी अहमद ने 1965 में, अशोक मित्र ने 1971-73 के दौरान भी नगरों का वर्गीकरण किया है। लेकिन भारत में आज समस्या क्या हो सकती है? जब हम इन वर्गीकरण को देखते हैं तो उनके अंदर आबादी, चूँकि भारत के अंदर नगर बहुत ज़्यादा हैं और नगरों के अंदर रहने वाली जनसंख्या भी आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 से 10 मिलियन तक लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी उस नगर के अंदर सभी प्रकार के कार्य करती हैं।
तो प्रत्येक नगर भारत का मल्टीफंक्शनल है, तो कुछ एक मानकों के आधार पर हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इतिहास। भारतीय नगरों का बहुत लंबा इतिहास है। ईसा युग के बाद लगभग 2000 सालों के अंदर भारत के अंदर अनेक नगर विकसित हुए हैं। सभी की भौगोलिक जड़ें, ऐतिहासिक जड़ें अलग अलग हैं, तो और टाइम टू टाइम उनके अनुसार भी चेंजेस आते रहते हैं। इसी तरह डाटा की सफिशिएंट डाटा नहीं है। भारत के अंदर कोई ऐसी स्टैंडर्ड एजेंसी नहीं है जो कि डाटा उपलब्ध कराए कि किस नगर के अंदर कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना जा रहा है, या अन्य किसी प्रकार के यानी प्रमाणिक आंकड़े देने वाली कोई संस्था नहीं है जो कि नगरों को बेहतरीन तरीके से क्लासीफाई कर सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। थैंक यू।